हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए 10th साइंस का चैप्टर 8 का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति में वंशागत होने तथा उसमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जनक जीवों से संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के कार्यों के आधार पर इन्हें अब अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना? मटर एक वर्षीय पादप है, अर्थात इसका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है, इसलिए कम समय में मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। दूसरा है, मटर का फूल द्विलिंगी है। इसमें स्वपरागण के द्वारा समयुग्मी शुद्ध पादप का वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके फूलों में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। इसके पौधों में विभिन्न विपरीत विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में मेंडल के वंशागति के नियम लिखिए। बहुत मोस्ट है। प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी में संतानों के विरोधी लक्षणों में से प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो जाते हैं तथा अप्रभावी लक्षण दबा रहता है। पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी या वन के पौधे संकर होते हैं और प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी या टू के पौधों की एक निश्चित संख्या 1:2:1 पर शुद्ध हो जाती है, अर्थात ये लक्षण दूसरी पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। स्वतंत्र अपबाहु का नियम लगे। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के दो पौधे के बीच परस्पर परपरागण द्वारा एक ही साथ संकरण कराया जाता है तो उनमें विपरीत लक्षणों का जोड़ा स्वतंत्र अपना प्रदर्शन करता है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किस प्रकार किया? मेंडल ने वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। वे 7 लक्षण क्या क्या हैं देखिए। नंबर 1 क्या है? लक्षण है बीज का आकार गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है, बीज का रंग पीला है, अप्रभावी हरा है, फूल का रंग प्रभावी बैंगनी है और अप्रभावी सफेद है, फली का आकार प्रभावी फूली हुई है और सिकुड़ी हुई अप्रभावी है, फली का रंग हरा प्रभावी है, पीला अप्रभावी है, पुष्प की स्थिति कक्षीय है, प्रभावी अग्रस्त है अप्रभावी, पादप की ऊंचाई लंबा प्रभावी है, बौना प्रभावी। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रों द्वारा होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र एक्स तथा दूसरा गुणसूत्र वाई होता है। स्त्रियों में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण धारण करते हैं जबकि वाई गुणसूत्र नर संतान के लक्षण धारण करते हैं। अन्य सभी ऑटोसोमल देह लक्षणों को धारण करते हैं। नोट में युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा में केवल एक ही युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। इसी में देखिए हैं जिसमें एक्स गुणसूत्र स्थित होता है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाली संतान लड़की होगी। यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसा पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी है? मेंडल ने अपने प्रयोग में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं हैं, कुछ पौधे बौने भी हैं। यहाँ पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण है तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोग के द्वारा पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मेंडल के प्रयोग में से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग में
F1 पीढ़ी में पीढ़ियों के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें 2 जनकों के समान तथा 2 जनकों के असमान होती हैं। इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आनुवंशिकी से क्या आशा है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी लक्षणों, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन इसी में, विभिन्नताएं या जैव विविधता क्या है? विभिन्नताएं या जैव विविधता क्या है? एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होती है, यही विभिन्नता अथवा जैव विविधता कहलाती है। आनुवंशिक विभिन्नताएं किन्हें कहते हैं? जो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, आनुवंशिक विभिन्नता कहलाती है। एक संकर क्रॉस क्या है? एक विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण एक संकरण क्रॉस कहलाती है। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबी धागेनुमा पतली संरचना, जिनका आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से न रहकर केंद्रक में कुछ विशेष संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन देखिए आप, गुणसूत्र का कार्य एवं महत्व लिखिए। आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना, शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेना, गुणसूत्र की प्रतिकृतिकरण में संतति बनती है, जो कि कोशिकाओं में पहुंचकर नए जीवों का निर्माण करती है। वंशागति या उपार्जित लक्षणों को उदाहरण से समझाइए। वंशागति लक्षण, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात जनकों के संतान को स्थानांतरित होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण है आंख का रंग, बीजों का रंग। उपार्जित, जो लक्षण जीवन पर्यंत अर्जित किए जाते हैं तथा जनक से संतान को स्थानांतरित नहीं होते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। मोटापा, किसी दुर्घटना में कटी हुई अंगुलियां। आनुवंशिकी विभिन्नताओं के कारणों पर प्रकाश डालिए। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से आनुवंशिक पदार्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण जीव अपने जनक से भिन्न हो जाता है। जीन उत्परिवर्तन, जीन संरचना में परिवर्तन होने से भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, इसमें जीन की संख्या में विन्यास में परिवर्तन होने से एक ही जाति के जीवों में विभिन्नता आ जाती है। लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। आशा करता हूं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी में कुछ क्वेश्चन और भी हैं। मेंडल के नियम के महत्व लिखिए। मेंडल के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों प्राप्त किए जा सकते हैं। रोग प्रतिरोध, पौधों की किस्मों का विकास किया जा सकता है। जंतुओं की अच्छी नस्ल पैदा करने में सहायता मिलती है। आनुवंशिक रोगों की खोज में एवं उनके निदान में इसका प्रयोग हो जाता है। जीन संकल्पना की विशेषताएं, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं। जीन एक भौतिक इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनक में संतानों में वंशागत होती है। जीन गुणसूत्रों पर माला के दाने की तरह विन्यासित होती हैं। कोई भी जीन एक से अधिक अवस्थाओं में मिल सकता है। आनुवंशिकता की तकनीक की विशेषताएं लिखिए। लक्षणों का नियंत्रण जीन्स के द्वारा होता है। एक प्रकार दूसरे पर प्रभावी हो सकता है। एक जीव के दो प्रकार के जीन्स हो सकते हैं, समान एवं असमान, एवं बनते समय भी दोनों जीन्स के रूप में अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार के जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं जो कि डीएनए का एक एक सेट संतति को प्रदान करते हैं। इससे संतति में विभिन्न लक्षणों का समावेश होता है। वे स्थायी रहते हैं और डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है वह पूर्णतः समान नहीं रहती है। आशा करता हूँ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को एक क्वेश्चन जो अपने अपलोड हो रहे हैं जरूर आपके पेपर में आएंगे। धन्यवाद।